सभी लोग। तो आज हम फिर कुछ 15 क्वेश्चन सेलेक्टेड यहाँ पर काम करेंगे। एनटीए के ने जो जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, मेडिकल के, कुछ आईआईटी के क्वेश्चन, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन जनरेट कर सकता है यहाँ पर आपके लिए। एग्जाम में जाते वक्त इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख के जाइएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है वो ये है, ठीक है। देखिएगा, आपको यहाँ पे कनेक्ट कराना है, कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं। नेचुरल रबर को रिलेट कराना है। नेचुरल रबर आइसोप्रीन को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल रबर आइसोप्रीन को रिप्रेजेंट करता है। नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन को रिप्रेजेंट करता है, आपने डिफाइन किया। और ब्यूना एन जो है वो आपका यहाँ पर जो आएगा वो ब्यूना एन जो आपका डिफाइन होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, और ब्यूना एस आपके ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट का हमारा जो निकल के आएगा, फर्स्ट का बी हो गया, सेकंड का सी हो गया, थर्ड का हमारा डी हो गया, फोर्थ का ए। तो ये पहला ही ऑप्शन होगा। यहाँ पर नीचे के ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, आप अभी देख लेंगे, लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट निकल के आएगा। अब अच्छा, एक बात और सीखिएगा, इसमें कुछ और बातें जो जरूरी है इसके और क्वेश्चन के साथ आपको सीखना। नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर का जो मोनोमर जिसके बारे में आपने बात की, ठीक है, नेचुरल रबर का जो मोनोमर था वो यहाँ पर आइसोप्रीन था। तो आइसोप्रीन जब आप लिखते हैं आइसोप्रीन, तो आपको इसका ये पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH3 आपने डिफाइन किया, नाउ CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप ये इस तरीके से यहाँ पर मेंशन करते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइईन आप लिख सकते हो और उसमें 2 नंबर पर मेथिल लगा दीजिए। 1 2 3 4। ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, विच वन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव, विच वन इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, ये पूछ सकते हैं। और ये जैसे ब्यूना एन है, ब्यूना एस है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम नियोप्रीन की बात करें, आपने डिफाइन किया, तो नियोप्रीन हमारा जो था उसके लिए हमने क्लोरोप्रीन डिफाइन किया। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, जब आप नियोप्रीन के लिए लिखेंगे क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन आप यहां पर लिखते हैं तो कुछ करना नहीं है, बस यहां से ये हटा के, यहां से आप CH3 हटा के यहाँ पर Cl लगा दीजिए, तो ये आपका क्लोरोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक और खास बात यहाँ पर आप सीख लीजिए। देखिए, ब्यूना एन, ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइईन, प्लस मतलब ब्यूटाडाइईन, ब्यूना एन का मतलब ब्यूटाडाइईन, प्लस ये आपका एक्राइलोनाइट्राइल, मतलब आप ACN शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये आपने यूज किया। और यहाँ पर ब्यूटाडाइईन, एस का मतलब स्टाइरीन, एस का मतलब ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेटर इस बात का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप ये पहचान सकें। तो ये अपने आप में चारों अपने आप में अलग अलग ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जा सकते हैं। उम्मीद कर सकता हूं कि इनमें से ही पॉलीमर का क्वेश्चन आपको मिले, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंटिंग, आपके लिए जो आंसर होगा, देखिए पिक्रिक में होता नहीं, बारबिटूरिक एसिड में होता नहीं, एस्कॉर्बिक में होता नहीं, एस्प्रिन इज द आंसर। हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर एस्प्रिन है। एस्प्रिन हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये आपने डिफाइन किया, इसमें मौजूद होता है OC डबल बॉन्ड OCH3। आप सैलिसिलिक एसिड बनाए, सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता था, देखिए ये हमारा सैलिसिलिक एसिड था, आपने रिएक्शन में काम कर चुके हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर डिफाइन किया, OH आपने लिखा और COH लिखा, या इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस OH में आप H हटा दीजिए और एसिटिल ग्रुप लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एसिटिल, ठीक है, आपने डिफाइन किया यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसको मेंशन करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो ये निकल के आता है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये आपका यहाँ पर ड्रग है एक, और ये एनाल्जेसिक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एनाल्जेसिक की तरीके भी काम करता है और एंटीपायरेटिक भी है, एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक बोथ में एस्प्रिन को कंसीडर करते हैं। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव आता है, दिस ड्रग इज यूज्ड एज बोथ एंटीपायरेटिक एज वेल एज
एनालिसिस। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन आपका JEE 2020 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। हमको यहाँ पर विच कॉम्बिनेशन गिव्स बेंजल्डिहाइड एज द मेजर प्रोडक्ट, बेंजल्डिहाइड के लिए यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अब जरा चेक करिएगा, बेंजल्डिहाइड आपको फॉर्म करना है, बेंजोइल क्लोराइड पे आप ये रिएक्शन करा दीजिए। जानी पहचानी रिएक्शन है रोसेनमुंड रिएक्शन, आपको जो रिडक्शन आप डिफाइन करते हो उसकी बात करते हैं, ठीक है। बेंजीन पे ये रिएक्शन करा दीजिए, ये फ्रेम हो जाएगा। बेंजोनाइट्राइड पे ये करा दीजिए, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो दिया जा रहा है और यहाँ पर आप चेक करोगे, फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया बी, फर्स्ट का बी। तो इसका अब इसमें और कुछ करने के लिए रही नहीं गया, आप ये चेक कर लोगे अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही अगर पता चल जाता कि फर्स्ट का बी है तो भी आपका आंसर निकल के आ जाता। फर्स्ट से आपने डिफाइन किया, ठीक है, तो आप बेंजल्डिहाइड बनाओगे। बेंजोनाइट्राइल पे आप SnCl2 प्लस हाइड्रोलिसिस करा देते हैं आप HCl की प्रेजेंस में। बेंजोइल क्लोराइड में आप H2PDBSO4 कराते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन हो सकता है कि एक सेगमेंट पूछा जाए, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा एक्यूमुलेट होता है, उसमें कई पोर्शन मिला के पेपर बनता है। आपके में इतना नहीं पूछते हैं, आपके में ये सेगमेंट से सिंगल में आएगा जो आपके लिए ज्यादा सा पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप इसे एक क्वेश्चन ना माने, ये अपने आप में 3 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफाइन करते हैं द फॉलोइंग कंपाउंड द ईज ऑफ रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन रिएक्शन तेजी से देगा? तो एनिसोल, जो एनिसोल होता है वो ये होता है। एनिसोल जो आपको दिया जा रहा है वो बेसिकली आप यहाँ देखिए, आपको लिखने हैं सारे, ठीक है। आपने ये डिफाइन किया, आपने ये मेंशन किया, तो एनिसोल आप लिख रहे हैं OCH3, आपने ये लिखा, ठीक है। दूसरा आपने डिफाइन किया बेंजीन हो गया सेकंड हमारा, और तीसरा आपने डिफाइन किया ये हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया NO2। क्लियर है? तो जो एनिसोल एक नेम ऐसा है जो आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि एनिसोल आपको आना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? क्योंकि एनिसोल में जनरली लोग भूल जाते हैं, बेंजीन याद रहता है, नाइट्रोबेंजीन याद रहता है, बेंजल्डिहाइड, फिनॉल, ठीक है, ये याद रहते हैं, बेंजोइक एसिड जैसे टर्म, लेकिन आपको एनिसोल याद रखना होगा। तो मेथिल पेनिल ईथर आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल किसको पहले अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस रिंग में पहले जाता है जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है। यहाँ पर +M लगा है, इसमें नहीं, इसमें -I-M लगा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर +M मौजूद है, यहाँ पर -M मौजूद है, -M एंड -I आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे -I है बट +M इज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो टेंडेंसी होगा वो ध्यान रखिएगा, पहले इनके पास जाएगा, फिर इनके पास जाएगा, फिर इनके पास जाएगा। सेकंड ये हो गए, थर्ड ये हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही ट्रैक आंसर हो जाएगा। और एक खास बात और ये याद रखिएगा, रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ ARSE इज, आप यहां पर डिफाइन करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, ठीक है। जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल उसी में पहले अटैक करता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस रिंग को पहले प्रेफर करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? तो आपको यह समझ में आ गया होगा किस तरीके से हैंडल करते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर फर्स्ट था जो मैंने आपको बताया। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल, और आपके में भी पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे दे रहे हैं कंप्लीट द गिवन रिएक्शन एंड कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो रिएक्शन कंप्लीट कराओ, फिर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। ये रिएक्शन HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी ऑफ रूल AMR को फॉलो कर रही है, और इनमें फॉलो करा दीजिए। आप मार्कोनी ऑफ लगाना चाहें लगा लें, या मैकेनिज्म करा लें, इसमें दोनों से काम चल जाए, क्योंकि शिफ्टिंग है नहीं यहाँ पर। इसका प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 एंड CH2 आपने ये डिफाइन किया, और Br ये निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराते हैं। यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होगी? आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म मैंने आपको ये सिखाया था हाइड्रोकार्बन रूल में, आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो आप इस हिसाब से ब्रेक करा सकते हैं, ठीक है। आपने मेंशन किया, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2, ठीक है, CHBr आप ये लिख रहे हैं, और CH3 ये आएगा।
अगेन इसमें आएंगे तो ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, HBr का H प्लस और Br माइनस प्लस और Br माइनस, इस हिसाब से आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, वैसे यहाँ पर H लगा दिया और यहाँ पर Br लगा दिया। तो इस केस का जो आंसर आएगा वो ये निकल के आएगा, प्रोडक्ट CH3 आपने डिफाइन किया CH3 और Br। अब बॉइलिंग पॉइंट, आपको एल्किल हैलाइड दे दिए गए, एल्केन एल्किल हैलाइड है क्या, ये आपके देखिए सभी में 4 कार्बन है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग, तो होगा क्या यहाँ पर, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा ब्रांचिंग, यहाँ पर क्या होगा BP आप ये डिफाइन करोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांचिंग, आप यहाँ पर ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना BP कम होगा। तो ये देखिए जितना लीनियर होगा उतना ज्यादा होगा, तो A के बाद आपका B आ गया, फिर B के बाद C, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि पहले तो आपसे रिएक्शन जानने की कोशिश की गई कि आप रिएक्शन लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। मार्कोनिकॉफ आपने एंटी मार्कोनिकॉफ पहले रिएक्शन है, बाकी 2 में मार्कोनिकॉफ या मैकेनिज्म आप कह दो, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग नहीं हो रही है तो बहुत इधर उधर सोचने की बात भी नहीं है। फिर उसके बाद बनने वाले एल्किल हैलाइड में इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग यहाँ पर जिसमें कम होगी ब्रांचिंग BP का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो जाएगा। बस समझ में गया, तो मोर ब्रांच लेस BP, लेस ब्रांच मोर BP, लेस ब्रांचिंग मैक्सिमम BP, तो यहाँ पर ये निकल के आता है। तो समझ में आ गया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपके सामने था, डाइपोल मोमेंट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर यूजुअली लोग गलत कर जाते हैं, आंसर ये निकाल बैठते हैं CH3F CH3Cl, वो पोलैरिटी डिफरेंस है CH3Br और CH3I, इस तरीके से निकालते हैं आंसर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दिक्कत इसी बात की है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, जो डिस्टेंस होती है वहां पे चार्जेस की वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेटिंग करने लगती है इन दो के बीच में, सब में नहीं, सब में करोगे तो फिर लास्ट वाला पहले आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो ही आएगा CS, ये डिफरेंट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो जाए, कभी कभी इनमें सिर्फ ऐसा लिख के आएगा CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, पूछेंगे विच वन पजेस हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट वैल्यू या विच वन इज मोर पोलर, ये पूछ सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, आसान है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे आते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इनका, लेड नाइट्रेट का मैंने हीट किया था, ठीक है, लेड नाइट्रेट की हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था। जब आप हीट करते हो तो लेड का ऑक्साइड बनता है, प्लस फिर से वही रिएक्शन रिपीट हो रही है आपके लिए, और ये नाइट्रोजन का ब्राउन कलर का गैस बनता है। और मैंने ये कहा था कि अगर ये NO2 कंबाइन करता है, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, बस उतना बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे आज के लिए काम भर का है, ठीक है, ये यहाँ पे N2O3 फॉर्म कर देते हैं। तो ये उसी क्वेश्चन को जेईई मेंस ने इस तरीके से पूछा, तो ये आपके लिए एक एविडेंस भी है, ये आपके लिए एक एविडेंस भी है कि वो वही क्वेश्चन बदल बदल के पूछ रहे हैं, किसी में लैंग्वेज आ जाती है, किसी में सीधे रिएक्शन आ जाती है। तो प्रिपेयर रहिएगा, ऐसा नहीं है कि इनमें से आपको, तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से वो दे सकते हैं, तो आपको इस तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आयन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन कहा जाएगा। इस क्वेश्चन की खास बात है, द प्रेसिपिटेशन ऑफ CaF2 इज ऑब्टेन, KSP गिवन है व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। देखो PPT फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, पहले तो ये समझ लो, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है, आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रेटर होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर ऐसा होता है तो प्रेसिपिटेशन अकर करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा, CaF2 का जब आप ब्रेक कराते हो CaF2, तो CaF2 ब्रेक होता है इस तरीके से Ca2 प्लस एंड 2F माइनस। तो जब आप लिखोगे यहाँ पर इसका IP आयन का प्रोडक्ट, IP आयनिक प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब होता है आयन का प्रोडक्ट। तो आयन हमारे ये हैं, लिखते वैसे हैं जैसे इक्विलिब्रियम में लिखा जाता था
Ca2+ आपने डिफाइन किया और F माइनस कोफिशिएंट को पावर में लिख दिया। तो ये हमने आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइन किया। तो ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मेट। अब हमको कंसंट्रेशन लिखना है। देखो Ca2+ आप निकालोगे, इनका कंसंट्रेशन, एक बात समझना, यहां पर मिलाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ये है, हम इसको चेक करेंगे, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। तो आपने डिफाइन किया, मान लीजिए आपने ये भी कर लिया है, ठीक है, ये भी कर लिया, इसमें आपने इसको मिला दिया, ठीक है, इसी में आपने इसको भी मिला दिया। तो जब आप इनके इक्वल वॉल्यूम ऐड करते हैं, तो जब आप इक्वल वॉल्यूम ऐड करते हैं तो वॉल्यूम मिलाने के बाद 2 टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2 टाइम्स, और कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V होता है। तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कंसंट्रेशन बिकम हाफ। ये ध्यान रखिएगा भाई। आपने किया क्या, एक वॉल्यूम ए का एक वॉल्यूम बी का बराबर वॉल्यूम आपने मिला दिया। तो वॉल्यूम तो आपने जैसे ही मिलाया तो वो 2 गुना हो गया। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे हो रही। तो अब आपको इनके कंसंट्रेशन निकालने पड़ेंगे 1/2 करके। 1/2 Ca2+ आपका कितना है, हम इस ऑप्शन को ले रहे हैं, यही हमारा आंसर है। हिट एंड ट्रायल होता है यहाँ पर 10⁻⁻2। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 × 10⁻3। नाउ अगेन मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, आपको F माइनस आप लिखने जाएंगे तो F माइनस में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, और 10⁻³ आप लिखते हो। जब निकालेंगे तो 5 × 10⁻⁴ ये निकल के आएगा। अब फाइनली जब आप यहाँ पर लिखोगे, फाइनली जब आप वैल्यू रखेंगे IP = 5 × 10⁻³ आपने ये लिखा, इंटू 5 × 10⁻⁻4 और इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर निकालेंगे 25, 5 आपका 125 हो गया, पावर 4 2 8 3 11 पावर हो गई, 10⁻11 आप लिखेंगे तो 12.5 × 10⁻10 आएगा। अब जरा देखिएगा, ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करिए तो ये इस वैल्यू से ज्यादा है। देखिए पावर बराबर हो गई, 12.5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये, अगर आयनिक प्रोडक्ट लार्जर है तो उस केस में हमारा KSP से, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन आकर करेंगे। मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूँ, ये नहीं करना पड़ता है। अगर ये नहीं करना है तो आंसर कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा ट्रिक देखिएगा। हमने यहाँ पर चेक किया और देखेंगे, जब हमको बस ये तो लिखना ही पड़ेगा भाई, ब्रेक तो कराना ही पड़ेगा ना। तो आयनिक प्रोडक्ट तो आपको लिखना आना चाहिए। तो आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे तो Ca2+ आपने लिखा और F1- लिखा और स्क्वायर कर दिया। अब जरा इसमें पावर रख के देख लो, खाली पावर रख के देख लो, आपको आइडिया लगने लगेगा कि अच्छा ये वाला अगर आप ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होता तो 4 2 8 हो जाता, और फिर रखते तो 12 हो जाता, तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ रखेंगे फिर वही प्रॉब्लम, ज्यादा नेगेटिव पावर है, इसलिए ऑप्शन आपकी इसके बनने की संभावना ज्यादा थी। बिना कुछ इधर उधर का दिमाग लगाए आपके लिए आंसर निकाला जा सकता था, जो कि आपके सामने है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following has the same magnetic moment? मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होने के लिए, सेम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए ये ध्यान रखिएगा, सेम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होगा। अब जरा यहां समझो, करना क्या है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। होता क्या है, वाटर इज अ वीक लिगेंड, वाटर एक वीक लिगेंड है। तो यहां पर ये Cr आपने डिफाइन किया, Cr2+ आएगा। आप यहां पर लिखेंगे, देखो क्रोमियम का आप पूरा लिखते हैं तो ये आपका जो डिफाइन करेंगे 4s1 3d5 ये निकल के आता है। ठीक है, आपने ये यहाँ डिफाइन करेंगे और Fe2+ का आप डिफाइन करते हो। देखो क्रोमियम का जब आप लिखोगे तो पहले तो क्रोमियम का ही लिखते हैं, कंप्लीट करने के बाद 4s1 3d5 आपने डिफाइन किया, और Fe का आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो 4s2 और 3d6 ये निकल के आता है। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है, जब आप पूरा लिखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब पॉइंट क्या है जरा ये देखिएगा, यहाँ पर +2 करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पर Cr की +2, यहाँ पर Fe की कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, ये कम करिए, एक यहाँ से कम कर दीजिए। तो जब आप लिखेंगे Cr2+ तो हमारे पास कैलकुलेशन आएगा D4 का,
3d4 का कैलकुलेशन होगा। ये हम इस पे चेक करेंगे और जब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, Fe2 प्लस का चेक करने जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और 3d6 आ जाएगा। तो आपके सामने ये पॉइंट आता है। तो अब जरा एक बात समझो, आपको चेक करने हैं अनपेयर्ड। अब D4 आप बनाओगे, ठीक है, D4 आपको बनाना, जरा देखिएगा, D4 है तो आपने 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड है D4 के केस में, क्योंकि पेयरिंग हो नहीं सकती क्योंकि वाटर इज अ वीक लिगेंड। और D6 में जब आप जाएंगे तो भी सेम सिचुएशन, 1 2 3 4 5 और एक पेयर हो गया 6, तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड रिमेन्स सेम, नाउ दिस इज द आंसर। तो मैग्नेटिक मोमेंट चेक करने के लिए आपको चेक क्या करना होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो वाटर एक यहाँ पर वीक लिगेंड होता है, जो कि आपके सामने था। आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल। देखो एक बात, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, ये जान लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो आप फॉलो करेंगे। होता क्या है, एसिड से H+ निकलता है और यहाँ अटैक करेगा, सभी में OH पे जाके अटैक करेगा, सिमिलरली यहाँ पर अटैक करेगा, सिमिलरली यहाँ पर अटैक करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी जो है एल्कोहल की एसिड के टूवर्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये ध्यान रखिएगा। रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करेगी, एल्कोहल पर एसिड की रिएक्शन उनकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो आप कुछ मत करिए, OH हटा दीजिए और उसकी जगह पर प्लस लगा दीजिए। सिर्फ आपको ये काम करना है, ये जो है इनको हटाते जाइए, इनकी जगह पर प्लस लगा दीजिए। इस OH को हटा के इसकी जगह पर आपको सिर्फ प्लस लगाना है। आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इस जगह पर आपको सिर्फ प्लस लगाना है और फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर आएंगे तो ये तो आप बेसिकली आपका रिंग ही तो है ये अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये हो गया CH2+। यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फोर्थ। बाकी किसी में रेजोनेंस है नहीं तो फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो उसका मतलब थर्ड और फोर्थ में आंसर होगा कोई ना कोई, फर्स्ट सेकंड नहीं होगा। अब फोर्थ के बाद थर्ड तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड में कोई -I इफेक्ट नहीं। तो वो -I वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, -I, ठीक है, जो होगा -I इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको याद होगा, प्लस वाला प्लस को स्टेबलाइज करता है, माइनस वाला इफेक्ट वाला माइनस को स्टेबलाइज करता है। मैंने क्या कहा था, जो जैसा है वो उसी से स्टेबलाइज होता है। प्लस वाला माइनस से स्टेबलाइज नहीं होगा और माइनस वाला आपका प्लस से स्टेबलाइज नहीं होगा। माइनस वाला माइनस से स्टेबलाइज होता है, प्लस वाला प्लस से। मतलब अगर कार्बन आयन है तो +I इफेक्ट से +M इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, और अगर आपका कार्बन आयन है तो वहां पर आपका -I इफेक्ट और -M इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बोकेटाइन +I +M से स्टेबलाइज होगा, प्लस वाला प्लस से स्टेबलाइज होगा, और कार्बन आयन -I -M इफेक्ट से, मतलब जो जैसा है वो उसी से स्टेबलाइज होता है। तो आपके हिसाब से ये यहाँ पे निकालोगे, आंसर आपका देखिए थर्ड। अब सेकंड फर्स्ट का खेल है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, यहाँ पर फिर आना, और यहाँ पर क्या है, इसके ठीक बाद में यहाँ पर आके लग जा रहा है। तो यहाँ पर उतना अवे नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, जहां से हटा रहे हैं वहां से 3 है, तो जितना पास होगा उतना इफेक्ट ज्यादा डालेगा। इसका मतलब सेकंड पहले आ जाएगा, तुम्हारा आंसर थर्ड हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। क्या आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है, -I वाले स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, जितना दूर होंगे उतना कम इफेक्ट डालेंगे। तो क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये काइनेटिक का बहुत उम्दा क्वेश्चन कहलाता है। इस साल भी आया है JEE 2020 में, आपके नीट में ऑलरेडी आ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आपको मिलेगा। यहाँ पर रिएक्शन 75, एक रिएक्शन है जो 75% कंप्लीट होती है 90 मिनट में। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 60% रिएक्शन। देखो एक बात जान लो, यहाँ पर मेंशन जो है उसके हिसाब से आपको ये बोल रहे हैं 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है 90 मिनट में, और यहाँ पर उससे ये बोला जा रहा है टाइम टेकन टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन इज। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेट करा के इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, K = 2.303
अपॉन टी, ठीक है, लॉग आप डिफाइन करते हो a अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल फ्रेंडलियर होना है तो आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए आपने 75% की बात कर रहे हैं, तो 75% देखो, एक बात समझ लो, रिएक्शन तो एक ही है ना, रिएक्शन तो वही है, उसी का 75%, उसी का 20%, उसी का 30%, उसी का 45%, कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन उसका के थोड़ी बदल जाएगा। जब रिएक्शन सेम है तो उसका रेट कांस्टेंट सेम होगा। तो आपने 75% के लिए काम किया, ठीक है, आपने 75% के लिए काम किया, तो जब आप लिखोगे तो ये आपने डिफाइन किया। दूसरा आप यहाँ पे फर्दर लिख दीजिए कितने के लिए, जो कह रहे हैं 60% के लिए, उसके लिए, और दोनों को बराबर कर दीजिए। जब आप लिखोगे दोनों के तो सेम होंगे ना, तो 2.303 अपॉन आपने लिखा टी, यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा 75%, आपने यहाँ मेंशन किया। लॉग कैसे लिखते हैं, 75 100 अपॉन 100 माइनस 75, 100 अपॉन 100 माइनस 75, इनको इक्वेट कर दीजिए किससे, फिर से उसी इक्वेशन से 2.303 अपॉन टी 60%, टी 60% आपने लिखा। लॉग आप यहाँ पर लिखते हैं 100 अपॉन 100 माइनस आपने यहाँ पर लिखा कितना है 60, ये आप लिखते हैं। इनको सॉल्व कर लेंगे, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करिए, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। टी 75% का वैल्यू आपको दिया गया है, 90 मिनट आपको ये दे रहे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लॉग को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 10/4, यहाँ पे 2.5 आएगा। देखिए वैल्यू इसका भी दिया है, वैल्यू इसका भी दिया। वो लॉग की वैल्यू आपसे नहीं चेक कराते हैं, लॉग की वैल्यू वो आपको गिवन होगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हैंडल करते हैं इन क्वेश्चंस को, ध्यान रखिएगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा 75% का ही हो, 50% कंप्लीट होने में इतना समय लग रहा है, 40% का बता दीजिए। 75% का हो गया तो 50% का बता दीजिए, या 50% में इतना समय लग रहा है 75%। तो ये एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आप इस तरीके से देखते हो। बात समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे हैंडल किया जाता है। आगे आते हैं, नेस्लर रीजेंट की बात करते हैं। तो नेस्लर रीजेंट होता क्या है, एल्कलाइन K2Hg(I4), ये होता है, दिस इज कॉल्ड नेस्लर रीजेंट। अब इसमें क्या है, कैटायन अलग कर दो, 2K प्लस एंड आपने डिफाइन किया Hg(I4) 2 माइनस। तो आप जब चेक करोगे Hg(I4) 2 माइनस, दिस इज द आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ सबसेल n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू -2। आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ, अच्छा एक बात आप जान लो, अगर पहली सेल है तो उसमें एक सबसेल होगा, दूसरी सेल है तो 2 सबसेल होंगे, तीसरी सेल है तो आपके 3 सबसेल होंगे, और चौथी सेल है तो 4 सबसेल होंगे। तो n इज इक्वल टू 4 मतलब 4th सेल में 4 सबसेल होते हैं। तो एक आंसर 4 है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन ये भी लगी हुई है, m का वैल्यू -2 होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 4 आपके सामने है, तो उस पर l के 4 वैल्यू आएंगे और l इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, l इज इक्वल टू 1 आएगा, l इज इक्वल टू 2 आएगा और l इज इक्वल टू 3 आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि L पर ही M का वैल्यू जो होता है वो L पर डिपेंड करता है, -L से +L तक। तो -2 वाला चाहिए, तो ये वाला तो बेकार हो गया, यहाँ मिलेगा ही नहीं, यहाँ मिलेगा ही नहीं। इस वाले केस में जो M का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2, इसका मतलब -2 यहाँ मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर डिफाइन किया, m का वैल्यू लिखेंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो यहाँ पर मिल जाएगा -2। तो इसका मतलब सिर्फ 2 सबसेल आपको ऐसी मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, जो आंसर हो जाएगा। एक बात हो, अगर ये नहीं दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता तो आंसर फिर 4 होता। हाँ, अगर वो ये कहते यहाँ पर 0, यहाँ पर कहते हैं m इज इक्वल टू 0, तो 0 तो सभी में आएगा ना, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो 4 आंसर होता। अगर वो कहते 1, फिर से अगर वो कहते 1 m इज इक्वल टू -1 या +1, तो इसमें तो मिलता नहीं, ये 3 ऑप्शन। तो क्वेश्चन चेंज करने में जाता क्या है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो आप रट के थोड़ी जाओगे कि नहीं ये वाला याद कर लिया हमारा काम चल जाएगा। कितने
आप कितने भी रट लीजिए, नया चेंज आएगा, फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो मैं आपको वही टेक्निक सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन की फ्रेमिंग, क्वेश्चन की चेंजिंग, एक क्वेश्चन से क्वेश्चन जनरेट कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जो जरूरी है इस टाइम पे सीख के जाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है ये। हाई प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज, देखो एक बात समझ लो, आपके पास वॉन डेर वाल इक्वेशन PA/B² आपने डिफाइन किया फॉर 1 मोल V - B इज इक्वल टू RT, ये आपको दिया गया 1 मोल के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी। अब जरा समझो, जब प्रेशर हाई होता है, एट हाई प्रेशर आप डिफाइन करते हो, एट हाई प्रेशर P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A/V², ठीक है, मतलब उसमें फिर कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। तो उस सिचुएशन पे P + A/V² जो होता है वह अप्रोक्स P मान लिया जाएगा, ठीक है, उसे P मान लेते हैं और हम लिखते हैं P V - B इज इक्वल टू RT, आपने डिफाइन किया PV - PB इज इक्वल टू RT, ये आप मेंशन करते हो। नाउ अब आप यहाँ फर्दर आते हैं, यहाँ पर PV आपने मेंशन किया, ठीक है, PV आप ये डिफाइन कर रहे हैं और ये इधर गया PB और ये आ गया प्लस RT। आपको करना क्या, RT से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा PV/RT, आपने डिफाइन किया PB/RT प्लस RT/RT, ये निकल के आता है। अब इसका सॉल्यूशन आ गया हमारा, देखो क्या काम तो बड़ा है, ये आपने लिखा ये Z के बराबर होता है, तो Z इज इक्वल टू PB प्लस RT प्लस 1, ये आ गया, तो ये आके निकल के आता है, तो ये आंसर है, तो ये आपका ये आंसर निकल के आता है। एक बात और जान लो, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्टली कैसे करते हैं। तो वो अगर प्रेशर हाई है, ठीक है, हाई प्रेशर के लिए फॉर हाई प्रेशर, HP का मतलब हाई प्रेशर, Z ग्रेटर देन 1 होगा, फॉर लो प्रेशर LP Z इज लेस देन 1। तो हाई प्रेशर का क्वेश्चन था, ग्रेटर देन 1, तो 1 से ज्यादा आएगा तो ये तो आंसर होगा नहीं, 1 में कुछ कम हो रहा है ये भी आंसर नहीं होगा, 0 हो नहीं सकता, तो यही आंसर था। बिना किए आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना किए सॉल्व कर सकते हो। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपका यहाँ पर चेक करना है Z ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हाई प्रेशर पे, हाई पर हाई, देखो हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1, लो प्रेशर पे Z लेस देन 1, तो ऐसे चेक करते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से आप हैंडल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ XCF फाइल आपको जो दे रहे हैं, तो वो XCF फाइल 1 - यहाँ पे आपको चेक करना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो देखिए आपने यहाँ पर इस केस को कंसीडर किया, जेनॉन पे निकालना है, बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, इतने हैं, इसको छोड़ने के बाद एटम, तो बॉन्ड पेयर निकालोगे 5 निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। और लोन पेयर, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 9 हो गया, 5 यूज हो गए, 4 बचे, लोन पेयर कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। सम आ गया 7। स्ट्रक्चर आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, लेकिन यहाँ पे पेंटागोनल प्लेनर वर्ड यूज किया गया है, तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि और ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ये रिपीट कर गया है, तो ये दोनों सिमिलर ही हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ और लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ गया। दूसरा केस आपको जो दे रहे हैं XCO3F2 आपको ये दिया गया, इस पे आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालेंगे, तो चेक करिएगा, देखिए सेंट्रल टर्म छोड़ के 3 to 5 हो गए, तो बॉन्ड पेयर तो सीधे सीधे निकल रहा है, BP निकल के आ गया 5, ठीक है। लोन पेयर निकालोगे, इनके लिए 2 जाएंगे, ऑक्सीजन के लिए 1 के लिए 2 लगते हैं, 6 2 8, टोटल लोन पेयर कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे सम आ गया 5 और यहाँ पर सम आया 7, तो बस इसी के हिसाब से आपको चेक करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो, एक ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको देखने, मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हैं इस साल, उम्मीद कर सकता हूँ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और लेकिन हाँ, इतना लेंदी नहीं होगा जितना आपके में जेईई मेंस में क्वेश्चन में बड़ा कैलकुलेशन होता है। नीट के क्वेश्चन में आपको उन्हीं में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेम करके दे दिया जाएगा, बट पेपर अच्छा होगा तो उसके हिसाब से इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइए, ठीक है। बाकी अगला पेपर इसके बाद में आपको अपलोड करता हूं, बट आप ये तब तक 15 अपना रिकॉर्ड करिए।